Hello everyone and welcome back again to our channel In The Strangers. Today we are going to study photo respiration. इसके पहले हमने C3 साइकिल भी पढ़ लिया, C4 साइकिल भी पढ़ लिया। C4 साइकिल में तो फोटो रेस्पिरेशन को पूरे तरीके से अवॉइड किया जाता है। हमने देखा उसे कैसे कैसे अवॉइड करते हैं, यानी रुबिस्को को ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करने देते हैं। इसी मैकेनिज्म के थ्रू क्या था, वो हमारा C4 साइकिल था, जिसमें फोटो रेस्पिरेशन को पूरे तरीके से हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देते हैं। C3 साइकिल में देखा वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है, कुछ कंडीशंस थे वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है। स्टार्ट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी में टॉपिक काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है, बट कई सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो इससे नहीं आते हैं, बट इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। इस वजह से हमें क्या करना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें रटने का ज़रूरत ना पड़े, क्वेश्चन हम डायरेक्टली कंसेप्ट के बेसिस पे लगा सकें। स्टार्ट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन। एक और नाम से इसको जानते हैं C2 पाथवे। C2 पाथवे से क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, यानी कि रुबिस्को RUBP सबस्ट्रेट है, रुबिस्को एंजाइम है। किससे कंबाइन कराता है रुबिस्को? RUBP को ऑक्सीजन से कंबाइन कराता है, तो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जो वो 2 कार्बन का प्रोडक्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। इस वजह से इस पाथवे का नाम क्या है, C2 पाथवे। जैसे C3 पाथवे में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, हमारा PGA था। C4 पाथवे में क्या था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था। यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोलेट है, इस वजह से 2 कार्बन का वो मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन का कंपाउंड है, इस वजह से C2 पाथवे बोलेंगे। देन ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी इसे बोलते हैं। ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म क्यों, वही सेम रीज़न, हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बना वो क्या है, ग्लाइकोलेट। स्टार्ट करेंगे किस साइंटिस्ट ने स्टडी की थी फोटो रेस्पिरेशन पे, तो साइंटिस्ट का नाम है टीओ एंड डेकर। फिर एक चीज़ हमें याद रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट्स में होता है। फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट्स में होता है। C4 में कैसे अवॉइड किया गया था फोटो रेस्पिरेशन का, पूरा मैकेनिज्म हम लोग जान चुके हैं। याद क्या रखना है हमें कि फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट्स में होता है। इट ओनली टेक्स प्लेस इन C3 प्लांट्स। आगे बात करेंगे, अगर फोटो रेस्पिरेशन को हमें क्या करना हो, डिफाइन करना हो कि इस प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है, यानी अगर इसकी डेफिनेशन लिखने को आए तो हम क्या इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, RUBP इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग विथ CO2 कंबाइंस विथ O2। इस प्रोसेस में RUBP CO2 से कंबाइन ना करके किससे कंबाइन करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, और क्या होगा, ATP का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा। ATP के किसी भी तरह से सिंथेसिस नहीं होगी यहाँ पे क्या होगा, ATP जो बना हुआ है उसको यूटिलाइज करके क्या बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट और PGA। यानी कि डिफाइन करना चाहेंगे तो इसे हम लोग ऐसे रख सकते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस CO2 is released by the uptake of oxygen and utilization of ATP in presence of light. देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह का एनर्जी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, और तो और साथ ही में यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो हम इन्वायरमेंट में रिलीज कर सकते थे, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ रिलीज़ किया जा रहा है। मैकेनिज्म में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज़ होता है, कहाँ पे रिलीज़ होता है, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिलीज़ हो रहा है। इसका मतलब एक CO2 भी हमारा वेस्ट जा रहा है, जिसे हम केल्विन साइकिल में यूज़ कर सकते थे। CO2 रिलीज़ हो रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जा रहा है, ATP के किसी भी तरह से सिंथेसिस नहीं हो रही है। इस वजह से इसी को क्या बोलते हैं, रीज़न क्या है, इसको एक वेस्टफुल प्रोसेस बोलने का यही रीज़न है। याद होगा, फिर अब लास्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हुए देखेंगे कि RUBP जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, ये रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में किससे किससे बाइंड कर सकता है। RUBP रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंट में O2 से भी बाइंड कर सकता था और CO2 से भी बाइंड कर सकता था। रुबिस्को एक कैसा एंजाइम है, एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, यानी कि इसके एक्टिव साइट्स पे कम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 में क्या होता है, कंपटीशन होता है। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो रुबिस्को से बाइंड करेगा और उस टाइप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि रुबिस्को से अगर CO2 बाइंड हुआ, रुबिस्को से अगर CO2 बाइंड होता है तो हमारा नॉर्मल केल्विन साइकिल,
इन केस रुबिस्को से CO2 ना बाइंड करके ऑक्सीजन बाइंड होता है तो क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, रुबिस्को कैसा है, एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है, यानी ऑक्सीजन और CO2 के बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो रुबिस्को से बाइंड करेगा, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा वो रुबिस्को से बाइंड नहीं करेगा। इन केस अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है, इन केस CO2 और O2 का कंसंट्रेशन सेम होता है रुबिस्को के पास, तब कौन बाइंड करेगा, यानी कि रुबिस्को की एफिनिटी किसके साथ होती है बाइंड करने की, एफिनिटी यानी चाहत। तो रुबिस्को किससे चाहता है बाइंड करना, रुबिस्को चाहता है CO2 से बाइंड करना। रुबिस्को की एफिनिटी CO2 से बाइंड करने के लिए ज़्यादा होती है। अगर दोनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रुबिस्को CO2 से बाइंड करके वापस से नॉर्मल प्रोसेस हमारा केल्विन साइकिल करेगा। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तब क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। अब कंडीशन क्या होगी फोटो रेस्पिरेशन के लिए, यानी इन्वायरमेंट में ऐसा क्या कंडीशन प्रेजेंट होना चाहिए जिससे फोटो रेस्पिरेशन हो सके। इन्वायरमेंट में ऐसा क्या कंडीशन होना चाहिए जिससे फोटो रेस्पिरेशन हो सके। तो पहला कंडीशन क्या है कि हाई लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, CO2 का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। ऐसा क्यों हो पा रहा है, हाई लाइट इंटेंसिटी में याद होगा, हाई लाइट और हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में क्या होता है, प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा क्लोज होता है। स्टोमेटा क्लोज करने का रीज़न ये है ताकि प्लांट वाटर लॉस ना कर सके, ट्रांसपीरेशन ना हो सके, यानी वाटर लॉस ना हो सके। इस वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना स्टोमेटा क्लोज रखते हैं। स्टोमेटा क्लोज है तो क्या होगा, CO2 इन्वायरमेंट से आ नहीं पा रहा है। स्टोमेटा क्लोज है तो CO2 इन्वायरमेंट से आ नहीं पा रहा है, इसका मतलब CO2 की कंसंट्रेशन लो है। अब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट रिएक्शन ज़्यादा होगा, लाइट रिएक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन ज़्यादा होगा। हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा है कि लाइट रिएक्शन में एक प्रोडक्ट हमारा रिलीज होता है ऑक्सीजन। लाइट रिएक्शन यानी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट रिएक्शन ज़्यादा है, लाइट रिएक्शन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा है। इसका मतलब एक तरफ तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है लाइट इंटेंसिटी की वजह से, दूसरी तरफ CO2 अंदर नहीं आ पा रहा है, यानी CO2 का कंसंट्रेशन घट रहा है। क्यों, स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से। ऑक्सीजन बढ़ रहा है, CO2 रिड्यूस हो रहा है। अब क्या होगा, कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है, फोटो रेस्पिरेशन के लिए फेवरेबल है, यानी रुबिस्को O2 से कंबाइन करके क्या करा सकता है, फोटो रेस्पिरेशन करा सकता है। अब रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, रुबिस्को ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, O2 से कंबाइन करेगा, किसकी प्रेजेंस में, यानी RUBP जो हमारा सबस्ट्रेट है ये O2 से कंबाइन करेगा, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में। कौन सा एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। रुबिस्को फुल फॉर्म राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी शो करेगा। रुबिस्को यहाँ कौन सी एक्टिविटी शो करेगा, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी शो करेगा। ये तो था हमारा प्रोडक्ट। रिएक्शन के बाद क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारा था रिएक्टेंट। रिएक्शन के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट जैसे हमने बात किया एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, C2 पाथवे। साथ ही साथ कुछ और भी बनेगा, देखते हैं हम लोग क्या बनेगा। तो यहाँ बनेगा PGA। PGA याद होगा C3 साइकिल में ही बनता था, PGA। साथ ही साथ क्या बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। देख सकते हैं हम लोग रिएक्शन से पहले यानी रिएक्शन के बिगिनिंग में क्या था, RUBP एक 5 कार्बन का प्रोडक्ट है। RUBP एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। इसका मतलब रिएक्शन के बाद भी 5 कार्बन होने चाहिए। तो याद होगा PGA कैसा होता है, PGA होता है हमारा 3 कार्बन का और फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है 2 कार्बन का। रिएक्शन अभी भी बैलेंस है, यानी रुबिस्को किससे कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, बना क्या, PGA बना और साथ साथ क्या बना हमारा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। आगे हमें देखना है साइकिल कैसे ये कंप्लीट हुआ, यानी कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। तो अब देखते हैं हम लोग कि फोटो रेस्पिरेशन का साइकिल कैसे होता है, यानी कि कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, ये सब चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहते हैं, उन चीज़ों को एक बार वापस से देखते हैं। फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का शुगर नहीं फॉर्म होता है। शुगर का फॉर्म होता है, शुगर तो तब फॉर्म होगा जब RUBP रुबिस्को की प्रेजेंस में किससे कंबाइन करे, CO2 से कंबाइन करे, बट यहाँ पे ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, इस वजह से शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि नो शुगर इज़ फॉर्म्ड।
शुगर फॉर्म नहीं हुआ यहाँ पे। और क्या चीज़, यहाँ पे किसी भी तरह का एसिमिलेटरी पावर यानी एटीपी और NADPH2 का सिंथेसिस नहीं हुआ। इस वजह से क्या है, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। नो ATP एंड NADPH2 सिंथेसाइज्ड। ये दोनों चीज़ें तो हमें पहले से पता थी। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिलहाल के लिए हम बस इतना ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी जब हम लोग रिएक्शन देखेंगे तब पता चलेगा कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे CO2 इज लॉस्ट, CO2 इज लॉस्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो CO2 को हम लोग यूज़ कर सकते थे बाद में किस प्रोसेस के लिए, कैल्विन साइकिल के लिए, उस CO2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, एक वेस्टफुल प्रोसेस। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे एक और सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि अभी तक जो भी हमारा चल रहा था वो किस में चल रहा था, क्लोरोप्लास्ट में चल रहा था। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सभी कुछ हमारा कहाँ हो रहा था, क्लोरोप्लास्ट में होता। बट अब यहाँ पे क्या देखा हमने कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व हुआ है। तो what are the cell organelle which are involved in photo respiration? इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि 4 सेल ऑर्गेनेल्स का नाम दे दिया है, फिर उनमें से कोई 3 क्या होगा, वो फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होंगे, एक क्या होगा फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन पे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही होगा, क्लोरोप्लास्ट तो इन्वॉल्व होगा ही। सेकंड सेल ऑर्गेनेल कौन सा इन्वॉल्व होता है, वो होता है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम याद होगा सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ा है। सेल बायोलॉजी यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा एक चैप्टर है 11th NCERT में। उसके लास्ट पेज पे एक छोटा सा टॉपिक दिया माइक्रो बॉडीज़ करके। उस टॉपिक को सिर्फ 2 लाइन में NCERT ने समझाया है। बट माइक्रो बॉडीज़ में एक सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है, उसे हम बोलते हैं परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम किससे रिलेटेड है, परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। यहाँ पे भी कुछ परऑक्साइड का मेटाबॉलिज्म होगा परऑक्सीसोम के अंदर। परऑक्सीसोम किससे रिलेटेड है, परऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। इतना चीज़ हमें अभी याद रखना है, याद कर रखना है। हमने वहाँ पे ये चीज़ पढ़ रखा है जब हमने सेल बायोलॉजी पढ़ी थी। कौन कौन से 2 ऑर्गेनेल हम लोग को पता चले, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम्स एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। थर्ड सेल ऑर्गेनेल जो कि इन्वॉल्व होता है फोटो रेस्पिरेशन में, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ पे CO2 इवॉल्व होता है, यानी कि जहाँ पे क्या होता है, CO2 का लॉस होता है। अब देखेंगे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन के साइकिल को, यानी ये क्या है, हमारा C2 पाथवे है। C2 क्यों बोलते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो हमारा बनता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं उनका सीक्वेंस भी क्या होता है, सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। यानी इन तीनों को शफल करके पूछा जा सकता है कि कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, कौन सा लास्ट में आता है। तो जिस सीक्वेंस में लिखा गया उसी सीक्वेंस में सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में होता है रिएक्शन, देन परऑक्सीसोम्स, एंड लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। सीक्वेंस का सेल ऑर्गेनेल का, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। रिएक्शन को स्टार्ट करते हम लोग। रिएक्शन कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा हमारा। RUBP जो कि हमारा सबस्ट्रेट है, ये रूबिस्को की प्रेजेंस में किससे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है हाईलाइट इंटेंसिटी में। थोड़ी पहले हमने देखा कैसे कैसे होता है। CO2 यानी कि CO2 इंटर नहीं कर पा रहा है स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से, ऑक्सीजन बढ़ते जा रहा है क्योंकि लाइट रिएक्शन ज़्यादा होगा। कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है, फोटो रेस्पिरेशन के लिए फेवरेबल है। यानी कि रूबिस्को किससे बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। बनेगा क्या, फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट हमारा कैसा है, ये एक 2 कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन का कंपाउंड है। साथ ही साथ क्या बना, 3 PGA,
ये कैसा होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। याद होगा ये केल्विन साइकिल में बना था, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे क्या है 3PJ भी बना है तो केल्विन साइकिल हो सकता है। केल्विन साइकिल होगा थोड़ा। देन फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट बना है, फॉस्फोग्लाइकोलेट को हम क्या करेंगे, फॉस्फोग्लाइकोलेट को सबसे पहले ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट किया जाता है। ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। आप लोगों को साइकिल याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट क्या आएगा वो चीज़ मैं अभी डिस्कस करूँगा। फॉस्फोग्लाइकोलेट को किस में कन्वर्ट किया गया, ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट कहाँ आया, क्लोरोप्लास्ट से आया, माइटोकॉन्ड्रिया में आया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से कहाँ आया, पहले तो आया पर ऑक्सीजोम में। ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से आया पर ऑक्सीजोम। पर ऑक्सीजोम जैसा कि थोड़े पहले बताया मैंने, ये पर ऑक्साइड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, इससे H2O2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यानी ग्लाइकोलेट में से H2O2 निकल गया। H2O2 को क्या बोलते हैं हम लोग, पर ऑक्साइड बोलते हैं। बचा क्या हमारे पास, ग्लाइसिन याद होगा, इसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बोलते हैं। ग्लाइसिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। ये रिएक्शन कहाँ होगा, पर ऑक्साइड वाला रिएक्शन पर ऑक्सीजोम्स में। याद करने की जरूरत नहीं है, नाम और फंक्शन पता है। पर ऑक्सीजोम क्या कराता है, पर ऑक्साइड मेटाबॉलिज्म। तो H2O2 कहाँ इन्वॉल्व होगा, पर ऑक्सीजोम में होगा। यही है होता है हमारा एक्चुअल साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। यानी अगर क्वेश्चन पूछा है एक्चुअल साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे पर ऑक्साइड। देन ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हुआ ग्लाइसिन में, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन अब आया माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी क्लोरोप्लास्ट, देन पर ऑक्सीजोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइसिन में क्या होगा, ग्लाइसिन में से हम क्या करेंगे, CO2 यहाँ से निकल जाता है। ग्लाइसिन में से CO2 निकल गया, ये CO2 कहाँ निकला, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर निकला। ग्लाइसिन अब किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइसिन कन्वर्ट हो गया सेरिन में। सेरिन एक दूसरे टाइप का अमाइनो एसिड है, यानी ये भी अमाइनो एसिड था, ये भी अमाइनो एसिड था। बस क्या हुआ, इसमें से CO2 निकल गया। CO2 कहाँ निकला, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइसिन कन्वर्ट हो गया सेरिन में, सेरिन वापस से गया पर ऑक्साइड में। देख सकते हैं हम लोग साइकिल कंप्लीट करना है। साइकिल का मतलब क्या हुआ, साइकिल का मतलब किसी चीज़ को घूम के वापस उसी जगह पे पहुँचाना। तो जैसा देखा, क्लोरोप्लास्ट पर ऑक्सीजोम माइटोकॉन्ड्रिया, वापस से पर ऑक्सीजोम देन क्लोरोप्लास्ट। सेरिन कहाँ आ गया, अब पर ऑक्सीजोम में। सेरिन में क्या हुआ, सेरिन अब कन्वर्ट हो गया ग्लिसरेट में। सेरिन किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ। ग्लिसरेट अब किस में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोग्लिसरेट में। फॉस्फोग्लिसरेट में बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। ग्लिसरेट को हम फॉस्फोग्लिसरेट में कब कन्वर्ट करेंगे, जब उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करेंगे। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ये चीज़ें मैं पहले बहुत अच्छे से हम लोग सीख चुके हैं कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि ग्लाइकोलेट में ऐड होगा, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ATP के ब्रेकडाउन से आएगा। यानी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लाइकोलेट को किस में कन्वर्ट किए, फॉस्फोग्लाइकोलेट में। वापस से फॉस्फोग्लाइकोलेट हमारा क्या करा देगा, RUBP को रीजनरेट करा देगा, यानी फॉस्फोग्लाइकोलेट किस में कन्वर्ट हो गया, RUBP में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चन इससे क्या पूछा जा सकता है कि एक्चुअल साइट ऑफ CO2 रिलीज कहाँ पे हुआ, CO2 एक्चुअली रिलीज पे कहाँ पे हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज हुआ। सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, क्लोरोप्लास्ट पर ऑक्सीजोम माइटोकॉन्ड्रिया। सीक्वेंस भी क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट पर ऑक्सीजोम माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना है, ये पूछा जा सकता है। रूबिस को किससे बाइंड हुआ है, ऑक्सीजन से बाइंड हुआ है। ATP का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ है, किसी भी तरह के ATP या NADPH2 का यहाँ सिंथेसिस नहीं हुआ है, एक ATP का यूटिलाइजेशन हुआ है। इसी वजह से क्या बोलते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस इसे बोलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे से कुछ फ्रूटफुल नहीं मिला। यानी कि ग्लूकोज की सिंथेसिस तो हो नहीं रही है, हो क्या रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ CO2 इवॉल्व हो रहा है, जो कि ग्लूकोज की सिंथेसिस में यूज़ हो सकता था। CO2 इवॉल्व हो रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे कंज्यूम कर लिया जा रहा है, जो कि इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया जा सकता था। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। साइकिल पढ़ लिया हमने। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि CO2 तो यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है, पर इस CO2 यानी CO2 तो रिलीज़ हो रहा है, हमने देखा। CO2 रिलीज इन फोटो रेस्पिरेशन कैन नॉट बी फिक्स्ड बाय रुबिस्को वाई। क्वेश्चन पूछा है कि CO2 जो रिलीज होता है वो रुबिस्को से फिक्स क्यों नहीं किया, रुबिस्को उसको फिक्स क्यों नहीं कर सकता है। यानी CO2 रिलीज बाय फोटो रेस्पिरेशन, वाई इट कैन नॉट बी फिक्स्ड बाय रुबिस्को।
रुबिस्को इसे फिक्स क्यों नहीं कर सकता है? सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि CO2 जो रिलीज़ हुआ है वो कहाँ पे रिलीज़ हुआ है? वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज़ हुआ है। रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है? रुबिस्को हमारा क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंस होता है। यानी कि जब CO2 अगर क्लोरोप्लास्ट में रिलीज़ होता है तब तो रुबिस्को उसको फिक्स करके ग्लूकोज बना पाता। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो CO2 की वेस्टेज ही हो रही है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो रुबिस्को प्रेजेंट नहीं है कि उसको फिक्स करके या करा सके, कैल्विन साइकिल करा सके। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि क्या फोटो रेस्पिरेशन का कोई बेनिफिट है? कब से NCERT ने भी बोला वेस्टफुल प्रोसेस है, हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। बट इज देयर एनी रीज़न वाई वी कैन से दैट ये एक फ्रूटफुल प्रोसेस भी हो सकता है? यानी कि कहीं पे इसका कोई यूज़फुल प्रोसेस की तरह हम इसको बोल सकते हैं। एक जगह पे ये फोटो रेस्पिरेशन हेल्प करता है। याद होगा जो हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं उनको कौन डैमेज कर सकता है? उनको डैमेज कर सकता है ऑक्सीजन। पहले भी एक जगह पे हम लोगों ने डिस्कस किया था जब पिगमेंट्स हम पढ़ रहे थे कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को कौन डैमेज कर सकता है? ऑक्सीजन डैमेज कर सकता है, यानी इसका फोटो ऑक्सीडेशन करा सकता है। सिंस इन प्लांट्स में क्या है, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन क्यों ज़्यादा है? लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अब ये ऑक्सीजन क्लोरोफिल पिगमेंट्स को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं, यानी उसका फोटो ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। अब फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या एक प्रोसेस क्या आया? रुबिस्को अब किससे बाइंड कर गया? ऑक्सीजन से बाइंड हो गया, यानी ऑक्सीजन अब किसी से कंबाइन करके एक दूसरा साइकिल चला दिया, फोटो रेस्पिरेशन। अब क्या है, हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन से बच गए, यानी कि डैमेज होने से बच गए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमें फोटो रेस्पिरेशन का कोई यूज़ बताना है कि फोटो रेस्पिरेशन किसी तरह से हमारे लिए फ्रूटफुल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि ये पिगमेंट्स का क्या कराता है? फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कराता है। कैसे प्रिवेंट कराता है? यहाँ पे रुबिस्को को ऑक्सीजन से कंबाइन करा देता है, जो कि उसको डैमेज कर सकते थे। याद होगा एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी काफ़ी दिन पहले, यानी काफ़ी वीडियोस पहले जब पिगमेंट्स पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी एक प्रोसेस हमने पढ़ा था कि पिगमेंट्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्सीजन से। तो वहाँ पे क्या रीज़न था ऑक्सीजन से कैसे हम बचाते थे? वहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ होता था किसके ब्रेकडाउन से? हाइड्रोजन के ब्रेकडाउन से, यानी H2O के ब्रेकडाउन से। यानी कि H2O का जब ब्रेकडाउन होता है 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन और एक मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन का, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या कराता था? ये भी पिगमेंट्स को डैमेज कर सकता था। तो वहाँ पे क्या कराता था? वहाँ पे कैरोटीन पिगमेंट्स दो नेसेंट ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बना देता था? O2 मॉलिक्यूल बना देता था। तो वहाँ पे उस तरीके से हमने क्या किया? फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया। यहाँ पे कैसे प्रिवेंट किया फोटो ऑक्सीडेशन को? यहाँ पे हमने प्रिवेंट किया, रुबिस्को से बाइंड करा दिया ऑक्सीजन को। इसी के साथ हमारा फोटो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत इजी सा टॉपिक था, NCERT में बहुत शॉर्ट में दिया गया है। एग्जाम में भी कुछ बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से। क्वेश्चन क्या आ सकता है हमने उसकी बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।